विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में शारीरिक विकास अध्याय का अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। तो इन्फेंट कहलाता है, इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होने तक बालक शिशु इन्फेंट कहलाता है। तो यही अवधि जो है शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। तो प्रथम शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, प्रथम फर्स्ट इन्फेंसी 0 से 3 वर्ष। इसमें शारीरिक विकास मंद गति से होता है। इसमें प्रथम जो 3 वर्ष हैं, तो शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के उपरांत शारीरिक विकास जन्म से लेकर 3 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो जन्म से 3 वर्ष तक तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। फिर कहा है कि शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की प्रकृति विभिन्न आयु के शिशुओं के अवलोकन तथा उनसे संबंधित अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है। तो इसमें लंबाई वाला है, उसको लंबाई कैसे होती है, बढ़ती है। लंबाई में है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई, जन्म के समय शिशु की लंबाई, जन्म के समय शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर, आधा मीटर तक होती है। प्रायः बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो बालक जो है बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बालक जो है आधा सेंटीमीटर लंबे होते हैं जन्म के समय। उसके बाद यह है कि शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है। तो शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है। तो प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 73 सेंटीमीटर। तो प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद दूसरे वर्ष में 81 सेंटीमीटर। तो द्वितीय वर्ष में शिशु की लंबाई बढ़ जाती है, 81 सेंटीमीटर हो जाती है। जन्म के समय क्या रहती है, आधा सेंटीमीटर इसका लंबाई अधिक होता है। तो बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर बालक जो है लंबे होते हैं। फिर तृतीय वर्ष में शिशु की लंबाई 88 सेंटीमीटर, ये बढ़ोतरी हो रही है उनकी लंबाई में 88 सेंटीमीटर। चौथे वर्ष में शिशु की लंबाई 88
के बाद 95 सेंटीमीटर। फिर 5वें वर्ष में 5वें वर्ष में शिशु की लंबाई 101 सेंटीमीटर। 5वें वर्ष में शिशु की लंबाई बढ़कर 101 सेंटीमीटर हो जाती है। तो शैशवावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक बालिकाओं की लंबाई निम्नांकित सारणी के अनुसार दर्शाई जा सकती है। तो एक सारणी बनेगी, उसमें उसके बालकों की और बालिकाओं की लंबाई शैशवावस्था में दर्शाई जाएगी, बालकों की अलग बालिकाओं के अलग। तो कुल मिला के 6 वर्ष तक बालकों की लंबाई 108.5 सेंटीमीटर होती है और बालिकाओं की लंबाई 160.4 सेंटीमीटर होती है। अब हम भार, शैशवावस्था में भार का, तो जन्म के समय से बालकों का भार जो है बालिकाओं से अधिक होता है। जन्म के समय भार कितना होता है? तो जन्म के समय भार होता है 3 किलोग्राम तक, 3 केजी तक होता है। उसके बाद प्रथम 6 माह में शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। तो 6 माह बाद भार 2 गुना हो जाता है जन्म के समय का, तो 6 केजी हो जाएगा। 2 गुना था 6 केजी, जन्म समय 3 केजी था, और 1 वर्ष के अंत तक शिशु का भार लगभग 3 गुना हो जाता है। तो 1 वर्ष के अंत तक भार लगभग 3 गुना, इंद्रित का 9 केजी तक हो जाता है। तो शैशवावस्था के दौरान विभिन्न आयु वर्गों के ये भार है। और उसके बाद नेक्स्ट है सिर तथा मस्तिष्क। नवजात शिशु, नवजात सिर तथा मस्तिष्क। तो नवजात शिशु, नियोनेट का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। तो सिर जो है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। उसके बाद ये है कि जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर के लंबाई की 1/4 होती है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर के लंबाई की 1/4 होती है। तो प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। प्रथम जो 2 वर्ष है इसमें सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद के वर्षों में इसके विकास की गति मंद पड़ जाती है। शैशवावस्था में ही जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। तो जन्म के समय ब्रेन का वेट, इन बर्थ टाइम 350 ग्राम। तो 350 ग्राम होता है ब्रेन का वेट बर्थ के समय। तो इसकी विकास, जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। तो 6 वर्ष की आयु तक 1 केजी 250 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय 350 ग्राम रहता है। 6 वर्ष के बाद 1 केजी 250 ग्राम मस्तिष्क ब्रेन का भार हो जाता है। तो
तो बढ़ते बढ़ते लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है। जो प्रौढ़ व्यक्ति जो 15 से 35 साल के हैं उनके मस्तिष्क के भार का तो 90% हो जाता है। प्रौढ़ व्यक्ति 15 से 35 साल वाले, तो प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का ये 90% भाग हो गया। उसके बाद स्पष्ट शैशवावस्था मस्तिष्क का विकास भी अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो ये क्लियरिफिकेशन हुआ कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब हड्डियां देखेंगे। तो हड्डियां शैशवावस्था में शरीर रचना वास्तव में हड्डियों का ढांचा होता है। तो शरीर रचना जो है वास्तव में हड्डियों का ढांचा होता है। द बॉडी इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो हड्डियां मानव के अन्य अंगों की सुरक्षा तथा शरीर को ढांचा प्रदान करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है हड्डियां। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग नवजात शिशु में एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। 270 होती है। उसके बाद नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, साफ तथा लचीली होती हैं। ये हड्डियां कैसे होती हैं? छोटी होती हैं और साफ मुलायम होती हैं और लचीली होती हैं। हड्डियां जो हैं छोटी, साफ और लचीली होती हैं। शैशवावस्था के दौरान कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों के तो कैल्शियम, फास्फोरस शैशवावस्था में जब ये कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल्स खनिज लवण खनिज पदार्थों को पाकर ये धीरे धीरे कठोर व मजबूत बन जाती है। खनिज पदार्थों को पाकर ये धीरे धीरे कठोर और मजबूत बन जाती है शैशवावस्था में हड्डियाँ। उसके बाद हड्डियों के इस प्रकार के मजबूत होने की प्रक्रिया को तो हड्डियों के इस प्रकार के मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। टीटी में भी आता है अस्थिकरण या अस्थि दृढ़ीकरण या अस्थि दृढ़ीकरण कहते हैं। अस्थिकरण और या अस्थि ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन, इसे इंग्लिश में ओसिफिकेशन अस्थिकरण कहा जाता है। शैशवावस्था में ही होता है जब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, एक दूसरे जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज पदार्थों को पाकर मजबूत हो जाती है। हड्डियों के इस मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि दृढ़ीकरण या ओसिफिकेशन कहते हैं और ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। इसके अतिरिक्त वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कुछ झिल्लियां बाद में हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं एवं कुछ हड्डियां मिलकर एक हो जाती हैं। इस कारण हड्डियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो हड्डियों की संख्या में
परिवर्तन होता रहता है। अगला है दांत। दांत TEETH, टीथ, कई दांत होते हैं इसलिए टीथ लगा है। बहुवचन प्लूरल नंबर। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते और लगभग 6 या 7वें माह में अस्थायी दांत। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, 6वें या 8वें महीने में अस्थायी दांत, अस्थायी दांत जिसे दूध के दांत डिलीशियस टीथ कहते हैं। डिलीशियस शुगर लिखा है। दूध के दांत निकलने लगते हैं, अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। तो 6 से 6वें महीने से 8वें महीने तक अस्थायी दांत जिसे दूध के दांत कहते हैं निकलने लगते हैं 6वें से 8वें महीने, और 1 वर्ष तक ये सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। उसके बाद 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी 20 दांत, कितने दांत? 20 दांत। 1 वर्ष की आयु तक 20 दांत निकल जाते हैं। ये 20 दांत जो है दूध के दांत हैं, तो 1 वर्ष की आयु तक निकल जाते हैं। उसके बाद है कि इसके पश्चात ये दांत गिरने लगते हैं तथा 5वें या 6ठे वर्ष की आयु से शिशु के अस्थायी दांत निकलते हैं। इसके पश्चात ये दांत गिरने लगते हैं और 5वें या 6ठवें वर्ष से बालक या शिशु के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो 5वें या 6ठवें वर्ष से ये दांत, इसके बाद जब 1 वर्ष तक 20 दांत निकल आते हैं दूध के, तो इसके बाद धीरे धीरे करके ये टूटने लगते हैं। फिर 5वें या 6वें वर्ष से अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो 6 वर्ष की अवस्था तक प्राय 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष की अवस्था तक प्राय 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं। अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे विकास में, शारीरिक विकास में। दांत के बाद है मांसपेशियां, मसल्स। मांसपेशियां, तो मांसपेशियां नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के भार का लगभग 23% होता है। उसके शरीर के भार का 23% जो है मांसपेशियों का भार होता है। मांसपेशियों का भार होता है नवजात शिशु में। तो उसके शरीर के भार का 23% जो होता है मांसपेशियों, मसल्स का होता है। शरीर के कुल भार में मांसपेशियों के प्रतिशत भार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाती है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 1/4 लगभग 25% होता है। तो हो जाता है, मांसपेशियां हो गई। अब अगला है अन्य अंग। अन्य अंग में क्या है कि शिशु की भुजाओं तथा टांगों का विकास तीव्र गति से होता है। शिशु के हाथ पैर का विकास
तीव्र गति से होता है। तो शिशु की भुजाओं और टांगों का विकास तीव्र गति से होता है और प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं लगभग 2 गुनी हो जाती हैं। जो हाथ हैं दुगना हो जाते हैं प्रथम 2 वर्ष में, और जो टांगें हैं वो 1.5 गुना हो जाती हैं। तो हाथ और पैर की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। शिशु के यौन अंगों का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। जेनिटल अंग का विकास अत्यंत मंद गति से होता है और जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है। तो जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन जो है अनियमित होती है, पल्स रेट कभी वह तीव्र हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आती जाती है। तो जैसे जैसे हृदय का विकास होता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हृदय की धड़कन में स्थिरता आती जाती है। प्रथम माह में शिशु का हृदय प्रति मिनट लगभग 140 बार धड़कता है। तो प्रथम महीने में शिशु का हृदय लगभग 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। उसके बाद 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन घटकर प्रति मिनट लगभग 100 हो जाती है। तो 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन घटकर लगभग 100 हो जाती है। तो शैशवकाल में गामित नियंत्रण की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मोटर कंट्रोल इन इन्फेंसी। तो इसमें है कि पहले माह में पेट के बल लेटे होने पर थोड़ी ऊपर करता है। जैसे चलने की प्रक्रिया क्या है बालक की, पहले महीने में पेट के बल लेटे होने पर थोड़ी ऊपर करता है। दूसरा माह में क्या है, पेट के बल लेटे होने पर अपना थोड़ी ऊपर करता है, थोड़ा मतलब उसका सीना भी ऊपर उठता है। फिर तीसरे महीने में पीठ के बल लेटे होने पर सिर उठाने का प्रयास करता है। ये उसके चलने के मोशन बताए जा रहे हैं कि किस महीने में वो चलने लगेगा। तीसरे महीने में क्या करता है, पीठ के बल लेटे होने पर, पीठ के बल अगर लेटा है तो वह सिर उठाने का प्रयास करता है। फिर चौथे महीने में सहारे के साथ बैठता है। चौथे महीने में क्या करता है बालक, सहारे के साथ बैठता है। फिर 5वें महीने में गोद में बैठता है, गोद में बैठना सीखने लगता है। 6वें माह में कुर्सी पर बैठना, 7वें माह में बिना सहारे बैठना, 7वें महीने में बिना सहारे बैठ जाता है। 8वें माह में सहारे के साथ खड़े होना, सहारा अगर मिल जाए तो खड़ा हो जाता है। 9वें माह में सामान पकड़कर खड़े होना, जैसे स्टूल हुआ, चारपाई हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, उसको पकड़ा दिया जाता है तो खड़ा हो जाता है। फिर 9वां हो गया, 9वें महीने। 10वें माह में घुटनों के बल चलना, 10वें माह में शिशु घुटनों के बल चलने लगता है। और फिर 11वें माह में अंगुली पकड़कर 1-2 कदम चलता है। 11वें महीने में अंगुली पकड़कर 1-2 कदम चलने का अभ्यास करता है। फिर 12वें माह में सामान को पकड़कर चलता है। 12वें माह में जैसे मेज है उसको पकड़े रहेगा, उसके चारों तरफ गोलाई में एक हाथ से पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ के घूमने का प्रयास करता है। फिर सामान को पकड़कर चलता है, या कोई उसके चलने के लिए सामान मिल जाए जिसमें गाड़ियाँ लगी रहती हैं, लकड़ी के भी आते हैं, साइकिल भी आते हैं, तो पकड़कर उससे चलने लगता है। फिर 13 माह में सीढ़ी पर खिसक कर चढ़ना, 13वें महीने में सीढ़ी पर खिसक कर चढ़ना प्रारंभ कर देता है। फिर 14वें माह में अकेले खड़े होना सीख जाता है। फिर 15वें माह में अकेले चलने लगता है। तो इस प्रकार आपने देखा गामिक क्रियाएं जन्म के कुछ समय उपरांत से ही शिशु अपने मसल्स पर नियंत्रण करने का प्रारंभ, पहले सिर के क्षेत्र में, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर सबसे अंत में टांगों पर उसका नियंत्रण होता है। पहले सिर के क्षेत्र में होता है, उसके बाद धड़ के क्षेत्र में, उसके बाद अंत में उसका नियंत्रण टांगों पर होता है।
तो दूसरे व तीसरे माह में शिशु अपने नेत्रों को क्षैतिज ढंग से घुमाना सीख लेता है। शिशु अपने नेत्रों की ऊर्ध्व वर्टिकल ढंग से घुमाने में, चतुर्थ माह में गोलाकार ढंग से घुमाने में, 5वें माह के बाद सफलता पा लेता है। जन्म के 1 सप्ताह बाद ही शिशु मुस्कुराने की सहज क्रिया दर्शाने लगता है। 1 माह का शिशु अपना सिर ऊपर उठने लगता है। 4 माह में सहारे के साथ बैठ जाता है और 7 माह में बिना सहारे के बैठ जाता है। 10 माह में घुटने के बल चलना सीख जाता है और 14 माह का शिशु खड़ा हो जाता है और 15 माह का शिशु चलने लगता है। तो प्रारंभ में शिशु का अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, परंतु धीरे धीरे वह अपनी गामिक गतिविधियों पर सफलतापूर्वक ये नियंत्रण करने लग जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब आगे हम शैशवावस्था के शारीरिक विकास के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आगे हम बाल्यावस्था के शारीरिक विकास के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास यही समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।